हाँ जी बेटा, हमने कल पढ़ लिया था कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, किसके बाद, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमको कोई वर्ब लगानी पड़े तो उससे ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ऐसे तो पढ़ा था ना मैंने कल, तुमको कल समझ में नहीं आया था भाई, है ना। अच्छा, मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से बताए थे, देखो, हु, whom, whose, which और that, यही तो थे ना भाई। देखो, who, whom, whose, which और that। तो मैंने आपको नियम बताया था कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई हमको वर्ब लगानी पड़े, क्या लगानी पड़े, वर्ब लगानी पड़े, यानी इनके बाद हमको क्या लगानी, कोई वर्ब लगानी है, ठीक है। तो ये जो वर्ब आएगी ना, इनसे ठीक पहले आने वाला सब्जेक्ट, यानी कि इनके ठीक पहले आने वाला सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगी, वो वर्ब लगेगी। यही तो नियम था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, द फैन whose you sold in 500 rupees is या are very old। हाँ भाई, क्या आएगा बेटा कि द फैन whose you sold in 500 rupees is या are sold, यानी कि वह पंखा जिसे तुमने बेच दिया कितने में, 500 रुपया में। कितने रुपया में, वह पंखा जिसको तुमने बेच दिया और कितने रुपए में बेच दिया, 500 रुपए में बेच दिया। सॉरी 4 आएगा इसमें, ठीक है। बेचना खरीदने के लिए आर्टिकल 4 का उपयोग करते हैं। तो द फैन whose you sold for 500 rupees is या are is। अच्छा, ये खुशबू ऐसे आया है, जो ये वाला सेंटेंस है ना, ये वाला सेंटेंस, ये पूरा का पूरा संबंध होता है। देखो, सेंटेंस तो पूरा यही है, सेंटेंस तो बस यही है कि द फैन इज वेरी ओल्ड, की पंखा बहुत पुराना है, पंखा बहुत पुराना। लेकिन मैंने इसको किससे जोड़ दिया, हुज से, और ये संबंध किससे बता रहा है, इस फैन से। किससे बता रहा भाई, देख कि द फैन, कौन सा फैन, जिसे तुमने बेच दिया, जिसे तुमने बेच दिया, और कैसा था वो, पुराना, कि जो पुराना पंखा था उसे तुमने बेच दिया। कितने में बेच दिया। अब इसको भी हटा कर देख लो कि द फैन इज वेरी ओल्ड, कि पंखा बहुत पुराना है। अच्छा, कौन सा पंखा बहुत पुराना है, जिसे तुमने बेच दिया, और कितने में बेच दिया, 500 रुपए में। कितने में। तो भाई, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, द फैन। क्या हुआ, यानी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया जिसे तुम जानते हो, और उसके अनुसार हमने वर्ब कौन सी लगा दी। अब कोई दिक्कत अभी नहीं आया, 1 मिनट और सुनो। अतर गुरु थी, ठीक है। आप दिख गए मुझे, तो इसलिए मैं आपका एग्जाम्पल लग रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, अतर गुरु जी, whose अच्छा जी, ठीक, ओके। हाँ भाई, कि अतर गुरुजी हुज यू नो वेरी वेल, कि अतर मार साहब, हुज माने जिसे, यू माने तुम, नो माने जानते हो, और कैसे जानते हो, बहुत बढ़िया प्रकार से, वेरी वेल माने अच्छी प्रकार से, इज या आर मैनेजमेंट टीचर, वो क्या है, मैनेजमेंट टीचर यानी प्रबंधक अध्यापक है।
अरे व्यवस्था संभालते ना हमारे अतर गुरु जी। तो अतर गुरु जी इज आर मैनेजमेंट टीचर। तो देखो भाई ये वाला जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को अलग करके देखो, इसके अनुसार फिर वर्ब लगा के देखो, लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब मैंने ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाया तो फिर ये किससे संबंध बता रहा है? अतर गुरुजी से। कि अतर गुरुजी, कौन से अतर गुरुजी? जिसे तुम अच्छे प्रकार से जानते हो। वो क्या है? मैनेजमेंट टीचर। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या हुआ? हुज। क्या हुआ भाई? और हुज से पहले आने वाला सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? अब आगे बात समझ में? अब कोई दिक्कत बता दो। अब भाई और किसी को कोई दिक्कत? द नोटबुक that is mine. The notebook that is mine. चलो, अरे वो खाया वो डस्टर, तुम डस्टर नहीं लेके आते हो? कहाँ गया? अच्छा, इसके बाद द नोटबुक, कि वह नोटबुक जो किसकी है? मेरी, माइन मेरी। ठीक है। तो इस दैट के बाद हमने क्या लगा दी? इज। और किसके अनुसार लगा दी? नोटबुक के अनुसार। आगे बात समझ में? दैट हमारा क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नोटबुक क्या रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। और इसके बाद हमने वर्ब कौन सी लगा दी? सिंगुलर। उतार लो अगर इसको उतारना चाहो, नहीं तो फिर अगला नियम देखते हैं। अगर एग्जाम्पल उतारना चाहो तो उतार लो, नहीं तो फिर मैं अगला नियम ले रहा हूँ। डस्टर दो भाई मुझे। कहाँ गया हमारा डस्टर? क्यों नहीं है डस्टर? क्यों नहीं है? कौन ले गया? ये तुम्हारी जिम्मेदारी होती है ना। कल से पूरी क्लास को क्लास से बाहर कर दूंगा अगर इसमें डस्टर नहीं मिला तो। हाँ, बिठा दो तो फिर आप इसको। हाँ भाई खुशबू, अब तो कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है क्या? अरे ऐसे हमारे मत भर लीजो, एक दिन की जगह 2 दिन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, अगला नियम रहेगा हमारा 19 शायद 19 है या फिर 20 है? हाँ भाई, नियम लिखो कि जीरंड तथा टू इन्फिनेटिव जीरंड तथा टू इन्फिनेटिव के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। टू इन्फिनेटिव और जीरंड, जानते हो भाई ये क्या होते हैं? अच्छा, टू इन्फिनेटिव कौन कौन जानता है कि ये टू इन्फिनेटिव होता है? और जीरंड कौन कौन जानता है कि भाई ये जीरंड होता है? देख लिया नियम सभी ने? अच्छा, अब बात करेंगे कि जीरंड होता क्या है और टू इन्फिनेटिव होता क्या है। कोई जानता है क्या जीरंड किसे कहते हैं? अरे कोई जानता है क्या भाई? नहीं जानता तो सुनो,
वर्ब जानते हो? वर्ब, वर्ब माने क्रिया, ठीक है। अच्छा बेटा, कि वर्ब के कितने रूप बनते हैं? कितने बनते हैं? मेन वर्ब के कितने रूप बनते हैं अब बताओ? 5 बनते हैं। कितने बनते हैं? देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, जैसे मैंने कहा आपके लिए टीच, क्या कह दिया? टीच मन होता है पढ़ाना, ठीक है। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म बताओ। टॉट, ये हो गई इसकी सेकंड फॉर्म। अच्छा, TAUGHT, ये भी इसकी होती है थर्ड फॉर्म, यानी फर्स्ट और सॉरी सेकंड और थर्ड दोनों की सेम होती है। तो टीच हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, टॉट हो गई सेकंड फॉर्म और फिर टॉट हो गई थर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे चौथी फॉर्म। टीच में हमने क्या लगा दिया? ING, क्या लगा दिया? ठीक है। अच्छा, पांचवी फॉर्म कौन सी होती है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू के साथ क्या जोड़ देंगे? टीच, यानी प्रत्येक वर्ब की, प्रत्येक मेन वर्ब की कितनी फॉर्म बनती है? 5। कितनी बनती है बेटा? पहली होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। बेटा देखो, इसको बोलते हैं डायनेमिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? ING वाली फॉर्म भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी फॉर्म बोलते हैं, रेगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ओके। और इसको बोला जाता है टू इन्फिनिटिव फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? चौथी को डायनेमिक फॉर्म, ING वाली फॉर्म, रेगुलर फॉर्म, ठीक है, प्रोग्रेसिव फॉर्म, और इसको बोला जाता है टू इन्फिनिटिव फॉर्म, ओके। पहली, दूसरी, तीसरी, इसको प्रोग्रेसिव या फिर डायनेमिक फॉर्म और इसको टू इन्फिनिटिव फॉर्म। आगे बात समझ में? प्रोग्रेसिव कह लो, डायनेमिक कह लो, रेगुलर फॉर्म कह लो, या फिर ING वाली फॉर्म कह लो, या फिर फोर्थ फॉर्म कह लो, आपका मन करे जो कह लो, सही बात है ना। और इसको बोल देंगे बेटा टू इन्फिनिटिव फॉर्म। कौन सी बोल देंगे? लेकिन मैंने नियम तो लगाया कि गुरुजी जीरेंड तथा टू इन्फिनिटिव के बाद, किसके बाद? जीरेंड तथा टू इन्फिनिटिव के बाद। तो बात करेंगे जीरेंड की, कि जब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? नहीं, चौथी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, या फिर डायनेमिक फॉर्म कह लो, या फिर रेगुलर फॉर्म कह लो, या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म कह लो, मतलब सभी का एक ही है, ओके। कि जब MB की कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस यानी कि वाक्य में, किसमें? सब्जेक्ट का काम करे। किसका काम करे? सब्जेक्ट का काम करे। वर्क एज ए नाउन, या सॉरी वर्क एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम करे तो उसे क्या कह देंगे? तो जीरेंड कहलाता है, ठीक है। अरे अब आगे क्या बात समझ में? आगे क्या नहीं आई? मैंने कहा कि जब MB की कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा? चौथी फॉर्म किसी सेंटेंस में किसका काम करे? यानी सबसे पहले आ जाए। सब्जेक्ट कहां पर आता है? सेंटेंस की शुरुआत में आता है ना, तो ये चौथी वाली फॉर्म है, वो कहां पर आ जाएगी? सबसे पहले। और ये किसका काम करेगी? सब्जेक्ट का। तो उसे क्या कह देंगे? जीरेंड। क्या कह देंगे? और जीरेंड के बाद आएगी, टेंशन मत ले, आएगी, तसल्ली ले। और जीरेंड के बाद कौन सी वर्ब लगा देंगे? सिंगुलर वर्ब। कौन सी लगा देंगे? सिंगुलर। गुरुजी इसको भी बताओ, टू इन्फिनिटिव को। तो भाई टू इन्फिनिटिव का भी ऐसा ही हाल है कि जब MB की कौन सी फॉर्म? पांचवी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? यानी फिफ्थ फॉर्म। जब MB की फिफ्थ फॉर्म यानी पांचवा रूप, ठीक है, किसी सेंटेंस में
सब्जेक्ट का काम करे। किसका काम करे? सब्जेक्ट का काम। तो उसे फिर क्या कह देंगे? टू इन्फिनिटिव। क्या कह देंगे? तो टू इन्फिनिटिव कहलाता है। अब आगे बात समझ में? अभी कम आई है, 50% आई है ना, अभी 50% आई है। मैं अरे इन दोनों नियमों को पढ़ो कि जब एमबी की कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म, और सेंटेंस में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। क्या बन जाए? और उसी प्रकार से जब एमबी की कौन सी फॉर्म? पांचवी फॉर्म, क्या बन जाए सेंटेंस में? तो जब चौथी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो वो तो कहलाती है जीरंड। क्या कहलाती है? और जब पांचवी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो फिर वो क्या कहलाता है? आगे बात समझ में? हमने कौन सी फॉर्म लिखी है? 5 फॉर्म लिखी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इनसे लेते हैं, ठीक है। तो भैया मैंने लिख दिया सबसे पहले टीचिंग। क्या लिख दिया? AR एन आर्ट, और टू टीच AR एन आर्ट। क्या आएगा बेटा बताओ? दोनों में सिंपल सा नियम है कि टीचिंग और टू टीच, यानी कि फोर्थ फॉर्म और पांचवी फॉर्म। यदि ये सेंटेंस में क्या बन जाए? सब्जेक्ट बन जाए तो इनके बाद कौन सी वर्ब लगा देंगे? अब आगे बात समझ में? आगे ना? आ गई। अरे बहुत बढ़िया भैया। हाँ भाई, वॉक मान होता है घूमना। हाँ, चलना भी होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम यहाँ का वॉकिंग, अच्छा वॉक से क्या बना देंगे? वॉकिंग। वॉकिंग AR गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग AR गुड फॉर हेल्थ, और टू वॉक AR गुड फॉर हेल्थ। बेटा क्या आएगा बताओ जल्दी से? एज। क्या जाएगा दोनों में? क्योंकि फोर्थ फॉर्म क्या बन रहा है यहाँ पर? सब्जेक्ट, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है? सही है ना? अच्छा, ऐसे समझ नहीं आई कि गुरुजी तो तुम उसको दे रहे हो। देखो इसकी जगह कोई और लगा के देखते हैं। मैजिक। अरे ये तो नहीं है ना वर्ब? मैजिक तो नहीं ना वर्ब? मैजिक को हटा लो कि जादू एक क्या है? कला। और टीचिंग भी क्या है? कि कला। अरे भाई ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? टीचिंग किसका काम कर रहा है? कर रहा है ना। और मैजिक भी किसका काम कर रहा है? ठीक है, उसी प्रकार से इधर देख लेते हैं। मिल्क। हाँ भाई, दूध किसके लिए सही है भाई? सेहत के लिए। किसके लिए सही है? तो मिल्क तो यहाँ पर क्या है बेटा? नाउन है। क्या है ये? अरे वर्ब थोड़ी है, नाउन है ना। और नाउन क्या बनते हैं सब्जेक्ट में? सॉरी, सेंटेंस में क्या बनते हैं? सब्जेक्ट। क्या बनते हैं? सब्जेक्ट। अरे ये वाला जो नाउन है तो इसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे वॉकिंग क्या है यहाँ पर? हमारी वर्ब है, लेकिन वर्ब किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का। ठीक है, उसी प्रकार से मिल्क भी किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब एमबी की चौथी फॉर्म या फिर पांचवी फॉर्म सेंटेंस में क्या बन जाते हैं? सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो उनके बाद क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। यानी कि जीरंड के बाद और टू इन्फिनिटिव के बाद क्या लगा देंगे? सिंगुलर। कुछ अलग बोल दिया मैंने शायद? नहीं बोला। अच्छा, अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो टीच तो हमारी क्या है? वर्ब है ना। और वर्ब की कौन सी फॉर्म ले रहे हैं? चौथी फॉर्म या फिर पांचवी फॉर्म? इसको ने हटा के देख लो बस। ये हमारा क्या है? अरे नाउन है ना। नाउन है ना भाई, नाउन। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि जब ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो फिर वर्ब की चौथी फॉर्म और पांचवी फॉर्म भी सेंटेंस में क्या बन जाती है? सब्जेक्ट बन जाती है।
अब बाकी बात समझ में। अब भाई ललाओ नाई कौन से गुण आई। ओके मैं लाला ये क्या वो चाह रहा हूँ काय कर देंगे काय कर देंगे। अरे मैजिक वर्ब नहीं है, वो वर्ब नहीं है, मैजिक नाउन है ये। हाँ देखो ये तो हमारा था टीच, क्या है हमारी वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी चौथी। तो टीचिंग भी सब्जेक्ट बन रहा है और इधर मैजिक भी क्या बन रहा है। तो इस मैजिक की जगह किसका काम कर रहा है ये नाउन का। अरे यहाँ पर जो मैजिक है ये क्या बन रहा है नाउन बन रहा है, नाउन बन रहा है तो सब्जेक्ट बन रहा है, और चौथी फॉर्म भी क्या बन रही है हमारी सब्जेक्ट बन रही है। अब भी नहीं आई, चलो छोड़ो इसको। तुम तो इतना ध्यान रखो बस, ज्यादा उलझाने से मतलब नहीं है तुमको। इतना ध्यान रखो कि जब एमबी की चौथी फॉर्म या फिर पांचवी फॉर्म आ जाए तो उनके बाद कौन सी वर्ब लगानी है उतारो, बस इतना नहीं हमें। नंबर 20 डियर के बाद वर्ब लगानी पड़े। देखो भाई डियर के बाद वर्ब लगानी पड़े उसके बाद आने वाले, तो उसके बाद आने वाले नाउन या सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। जैसे एग्जांपल डियर ब्लैंक स्पेस इज या आर ए बिग ग्राउंड। There are 5 rooms. There blank space was our petrol tank. There was our many elephants. ELEPHANTS। हाँ भाई क्या लगेगा इसमें, कोई बताएगा। देखो इधर देखो सभी, एक मिनट बोर्ड पर, कि दियर के बाद वर्ब लगानी पड़े। किसके बाद वर्ब लगानी पड़े, इस दियर के बाद क्या लगानी पड़े हमको बेटा, वर्ब लगानी पड़े। तो उसके बाद आने वाले नाउन, उसके बाद या फिर कोई सब्जेक्ट, ठीक है, के अनुसार लगेगी। तो इनके बाद देखो दियर के बाद हमारी क्या गई वर्ब, और ये हमको लगानी है। तो इनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उसके अनुसार आपकी क्या लग जाएगी वर्ब लग जाएगी। अच्छा डियर इज या आर ए बिग ग्राउंड, और ये जो बिग ग्राउंड है ना बेटा, ये हमारा क्या बन रहा है नाउन है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है फिर सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो ये हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, इसके अनुसार क्या लग जाएगी वर्ब लग जाएगी। तो बताओ सिंगुलर है फिर प्लूरल है, सिंगुलर है। ए बिग ग्राउंड यानी एक बड़ा ग्राउंड, एक है तो फिर क्या है सिंगुलर, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगी इज, और 5 रूम्स के अनुसार क्या लग जाएगी, अरे 5 रूम्स के अनुसार आर, और पेट्रोल टैंक के अनुसार गोज, और मैनी एलिफेंट्स के अनुसार वर। उतारो, छोटा सा नियम है तो। ए मुस्कान
हाँ जी, रूल नंबर 21 है ये ना। हाँ जी, दिस मॉर्निंग और दिस इवनिंग, देखिए बेटा कि जो दिस मॉर्निंग है ना, ये तो बताएगा अपन का पास्ट टेंस को। किसको? पास्ट टेंस को। ठीक है, तो ये तो शो करता है पास्ट टेंस को। और दिस इवनिंग यानी ये करेगा फ्यूचर को। बताते जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये कुछ लिखा है मैंने, समझ में आया? दिस मॉर्निंग यानी कि इस सुबह मतलब सुबह गई। और दिस मॉर्निंग यानी आने वाली शाम। दिस मॉर्निंग बोला था मैंने, सॉरी, इवनिंग। ओके, अच्छा, दिस मॉर्निंग यानी जो सुबह गई, और दिस इवनिंग यानी कि जो आने वाली शाम है। गई मतलब पास्ट में हो गया वो, और आने वाली यानी कि फ्यूचर में आने वाली। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ ना। नहीं, इतना ही लिखाना बस। दिस मॉर्निंग I taught the topic of subject verb agreement. हाँ भाई, इस सुबह मैंने आपको क्या पढ़ाया? टॉपिक पढ़ाया। और कौन सा टॉपिक पढ़ाया? तो देखो, आई टॉट क्या बता रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या बता रहा है? तो दिस मॉर्निंग को बता देगा पास्ट को। किसको बता देगा? पास्ट को। ठीक है, और दिस इवनिंग हाँ भाई, दिस मॉर्निंग मिल जाए आपको किसी सेंटेंस में, तो आपको उसमें लगाना है पास्ट वाला टेंस। ठीक है, और दिस इवनिंग मिल जाए तो उसमें लगाना है फ्यूचर वाला टेंस। दिस इवनिंग बी, अच्छा बी के साथ शैल या फिर बिल? आई बी के साथ तो बी सेल गोइंग टू आगरा। आगरा गए हो कभी तुम? हाँ भाई, कि दिस सेल बी गोइंग। ठीक है, दिस इवनिंग यानी इस शाम को बी सेल बी गोइंग टू आगरा। हम कहाँ जा रहे हैं? आगरा जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? तो दिस इवनिंग तो क्या बता देगा? फ्यूचर को। और दिस मॉर्निंग किसको बता देगा? पास्ट को। बस छोटा सा नियम ही है, किसी सेंटेंस में आपको दिस मॉर्निंग मिल जाए तो उसमें कौन सा टेंस लगाना है? पास्ट का। पास्ट का चावल है, उसमें इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको सेंटेंस में वो मिल जाएगा ऑप्शंस। ठीक है, और दिस इवनिंग मिल जाए तो उसमें क्या लगाना है? फ्यूचर लगाना है। फ्यूचर का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब भाई काजल, आया समझ में नियम? नहीं तो आ गया? ठीक है, रूल नंबर 22 बढ़ेगा। एक और है, हाँ जी, कैसे आया? अच्छा, आई टॉट कैसे आया? दिस मॉर्निंग किसको बता रहा है? पास्ट को। किसको बता रहा है? तो दिस मॉर्निंग के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, और दिस इवनिंग के साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। ऐसे आया। रुक जा, अब लगाएगी। दिस मॉर्निंग आई
आई सेल ए हैव टेकन, ये बताएगी सिर्फ रेस मैच को, या फिर हैड टेकन। टी, दिस मॉर्निंग आई सेल हैड टेकन या फिर हैड टेकन टी, क्या आएगा? इसमें यहां पर लिख रहा है दिस मॉर्निंग, किसको बता रहा है? पास्ट टेंस को। किसको बता रहा है? तो यहाँ पर क्या आया है? ये इधर देख, दिमाग लगा कुछ। दिस मॉर्निंग आया है और दिस मॉर्निंग के अनुसार क्या लगाना है हमको? पास्ट टेंस लगाना है। तो ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? बता, ये क्या बता रहा है? फ्यूचर बता रहा है। सेल और विल का प्रयोग किसमें होता है? फ्यूचर में। लेकिन हमको क्या लगाना है? पास्ट लगाना है। तो पास्ट के अनुसार क्या जाएगी? हैड टेकन। अब आगे बात समझ में। और इसकी जगह दिस मॉर्निंग की जगह मैं लगा देता दिस इवनिंग, है? तो फिर क्या जाता? सेल हैड टेकन। आगे बात समझ में कि दिस मॉर्निंग तो बताएगा पास्ट टेंस को और दिस इवनिंग बताएगा फ्यूचर टेंस। अब आगे बात समझ कि नहीं आई अभी थे? अच्छा, पहला वाला मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो, ठीक है? जो ये वर्ब है ना, ये डायरेक्ट लिख दिया। हाँ, ये तो रही पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड है ये। तो मैंने ये तो लिखा है कि पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा इसमें, पूरा का पूरा पास्ट टेंस। हाँ, हो जाएगा पूरा का पूरा पास्ट टेंस और इसमें पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस। अब आगे बात समझिए, किसको नहीं आई? अरे किसी का कंफ्यूजन हो तो बता दो। किसके में? अब भाई रोल नंबर 22 में लोगों फटाफट जल्दी से। क्या कह रहे हो? उतारे नहीं है मैं ऊपर से? अरे कोई बात, रुक जाओ तो रुक जाओ। दिस मॉर्निंग तो बताएगा पास्ट को और दिस इवनिंग बताएगा फ्यूचर को। अब भाई इससे आगे कल पढ़ेंगे फिर हम।